हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 1 के कोर्स पेपर 2 है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। तो उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक के बारे में, या हम यूँ कहें कि एक समाज सुधारक के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम उनकी चर्चा करेंगे जिन्हें भारत का या भारतीय समाज का समाज सुधारक, आधुनिक भारत का निर्माणकर्ता, राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष आदि विभिन्न नामों से, विभिन्न उपाधियों से जिन्हें सम्मानित किया गया है, और वो हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, क्या महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, उनकी रचनाएं क्या थीं और भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका क्या योगदान है, इन सभी का संक्षिप्त अध्ययन हम लोग आज के क्लास में करेंगे। देखिए, अंग्रेजी जो शिक्षा है, जब भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन का जो दौर चल रहा था और अंग्रेजी शिक्षा का आगमन 7 मार्च 1835 को का जो स्मरण पत्र था उसको स्वीकार कर लिया गया था और लॉर्ड विलियम वेंटिक, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके जो यहाँ के कुछ भारतीय थे, उनके दिमाग में एक बात आई कि हमारे धर्म में जो बुराइयां हैं उन्हें दूर किया जाए, और इसके अलावा जो उस समय जो ईसाई धर्म का जो है प्रचार जोरों से था भारत में, और ईसाईयत के रंग में बहुत सारे जो भारतीय थे वो भी रंगने लगे थे और अपने धर्म के प्रति वो घृणा का अनुभव करते थे। जो उनका अपना धर्म था, हिंदू धर्म था, उसके प्रति वो घृणा अनुभव करते थे। और इस तरह से जब मुसलमान शासक आए भारत में, जब उनका आगमन हुआ था ब्रिटिशों से पहले, तो उनसे बचने के लिए भारत में बहुत सारे उसके समाज में कुछ प्रथाएं आ गई जो बाद में कुप्रथाओं का रूप ले लिया उन्होंने, जैसे कि पर्दा सिस्टम जो था, या बाल विवाह प्रथा था, आदि जो बुराइयां थी भारत में प्रवेश कर गई थी। और उस समय का जो वातावरण था, हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां जो थी, चाहे वो पर्दा सिस्टम हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, जाति पात हो, छुआछूत हो, ऊंच नीच का भेदभाव हो, धर्म के नाम पर भेदभाव हो, तो इन सभी जो कुरीतियां थी वो हिंदू धर्म में
इनका प्रवेश हो चुका था, जब मुग़ल या जो मुस्लिम शासक जब इंडिया में आए उस समय। और इन सभी बुराइयों को दूर करने का कार्य जो है, जो कुछ समाज सुधारक हुए उस समय, उन्होंने इसको दूर करने का बीड़ा उठाया। और उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है, राजा राम मोहन रॉय ने किया। और सिर्फ राजा राम मोहन राय नहीं, बहुत सारे उस समय के जो भारतीय समाज सुधारक थे, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और ये काम किया, समाज को सुधारने का, समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का प्रयास विभिन्न विचारकों, सुधारकों द्वारा किया गया। और उसी में से एक नाम जो है वो है राजा राम मोहन राय का। देखिए, जो व्यक्तियों ने धर्म में और समाज में सुधारने का प्रयास किया, जो भी विचारक सुधारक आए, व्यक्तियों से घृणा नहीं करनी, बल्कि जो उनके जीवन में जो बुराइयां आ गई हैं उनको समाप्त करना है। लेकिन क्या हो रहा था, व्यक्ति से ही घृणा हो जा रही थी उस समय का जो परिवेश था। तो व्यक्ति से घृणा ना करके उनके अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना है। और यही हमें इन सुधारकों से के विचारों को पढ़ने से जो सीख मिलती है वो है, हमें क्या सीखना है, हमें क्या जानना है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो भगवान की देन है। और राजा राम मोहन राय ने भी समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है, उस समय किया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर गांव, जो हुगली जिला के अंतर्गत आता है, में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने जो समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने का, सुधारने का जो प्रयास किया, उससे एक प्रयास के बाद एक नया भारत बना। और जो नया भारत बना, उसकी वजह से उन्हें अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया, दिया गया, या अनेक नामों से पुकारा जाने लगा। उनको, राजा राम मोहन राय को, आधुनिक भारत का निर्माता, अतीत और भविष्य में मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक भारतीय प्रथम पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पत्रकारिता का अग्रदूत आदि अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया, और या अनेक नामों से हम उन्हें जानते हैं। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। जैसा कि और भी जो विचारक आए, दयानंद सरस्वती हों या स्वामी विवेकानंद हों, तो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो। अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया, लेकिन राजा राम मोहन राय के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को जो है वो का समर्थन किया गया था। उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। इनके द्वारा जो समाज में बुराइयां आ गई थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और जब बुराइयां दूर हो जाएंगी, जो भी बुराइयां उस समय थी, तो एक नया भारत का बनेगा। और इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से भी हम जानते हैं। आधुनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया
माना कि अंग्रेज जो थे वो बहुत बुरे थे, भारत को लूटा, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी थी जो उन्होंने दिया, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि संसदीय व्यवस्था, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, उदारवादी बुद्धिवाद की अगर हम बात करें तो ये सब कहाँ से आई? अगर हम प्राचीन और भारत और मध्य भारत की बात करें तो उस समय यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था, राजतंत्र था। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ कैसी शासन व्यवस्था थी? सिद्धांत थे, वहाँ व्यवस्थाएं थी। उनकी विचार कैसे थे? उदारवादी विचार थे। और इसलिए कुछ न कुछ जो भी किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। और राजा राम मोहन राय ने भी कि अच्छी बात जो थी ब्रिटिशों में, जैसे कि उदारवाद, वादी विचारधारा, बुद्धिवादिता, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, उसको भारत में भी लागू करने का प्रयास उन्होंने किया था। और इस प्रकार राजा राम ने एक नए विचार का, एक नए भारत को बनाना चाहा और इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तथा पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे कि अरबी, फारसी। जब ब्रिटिश से पहले जो मुसलमान शासक यहाँ थे तो उस समय की भाषाएं जो थी वो अरबी, फारसी में भाषाएं थी। और उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ आए और ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्हें काम करने का मौका मिला तो वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को एक तरह से सीखने का मौका मिला, जैसे कि लैटिन, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का। और संस्कृत के तो महापंडित वो पहले से ही थे और हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों में भी वो उन्हें महारत हासिल थी। अच्छा ज्ञान था इन विषयों में। और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होने से एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे लिटरेचर्स को जानने और पढ़ने का, समझने का आपको मौका मिल जाता है। अगर आपको भाषा पे कंट्रोल है तो आप बहुत सारे लिटरेचर्स जो हैं उपलब्ध हैं उनको अब पढ़ के बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने विभिन्न तरह के लिटरेचर को पढ़कर और उनकी अच्छी बातों को ग्रहण कर उनका निर्माण किया। समाज का पुनर्रचनाकर भी उनको कहा जाता है। तो एक समाज का निर्माण किया और उन्होंने इस्लाम धर्म से जो है एक ईश्वरवादिता, एक ईश्वर में विश्वास, जो इस्लाम धर्म की खासियत थी, उसको ग्रहण किया। सूफी से उन्होंने रहस्यमयी या रहस्यवादी सिद्धांतों को ग्रहण किया और पश्चिमी देशों से या पश्चिमी राष्ट्रों से उन्होंने उदारवादी बुद्धिवादिता को ग्रहण किया और ईसाईयत धर्म से उन्होंने नीति शास्त्र को पढ़ा
और इन सभी विचारों को मिक्स करके उन्होंने अपने विचार दिए और भारत को आधुनिक भारत के रूप में निर्माण करने की बात उन्होंने की। इसकी जितनी भी अच्छी बातें थी इन सब धर्मों के, उन्होंने उसको ग्रहण करते हुए भारत का निर्माण किया और इसलिए उन्हें आधुनिक युग का प्रथम पुरुष कहा गया, क्योंकि उन्होंने सभी भाषाओं को मिक्स करके, सभी धर्मों को मिक्स करके उनकी अच्छाइयों को लेकर एक नई जो विचार दिए, तो इसलिए इनको आधुनिक युग का प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हें मॉर्निंग स्टार, प्रभात तारा जिसको बोलते हैं, उसकी भी उपाधि इनको दी गई थी या इनको कहा जाता था। तो ये इनकी खासियत थी कि इन्होंने सभी धर्मों में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने विचारों में समाहित करके एक नए भारत का निर्माण किया, एक नई समाज का निर्माण किया। इसके बाद हम लोग इनकी जो बुक्स हैं, रचनाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो इनकी जो बुक है वो है तुहफ़ात उल बुआउद्दीन, तुहफ़ात उल मुबाहिदीन। ये इनकी एक पुस्तक थी जो अरबी भाषा में लिखी गई थी और इसमें जो है एकेश्वरवादिता को उपहार, इसका हिंदी हुआ। और इसमें मूर्ति पूजा का जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है और ये जो है इस्लाम से प्रभावित होकर उन्होंने ये पुस्तक जो है वो लिखी थी। इसके बाद इनकी जो और एक दूसरी पुस्तक है वो है मजारुल अदयान, मजारुल अदयान। ये जो है ये भी फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी और इसमें सभी धर्मों पर परिचर्चा की गई है। जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों पर चर्चा की गई है। इसके बाद उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो 1814 या 1815 में माना जाता है। और क्यों की गई इसकी स्थापना? क्योंकि हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी जो बुराई थी उस समय, और वो बुराई थी सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव। तो इन सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करने के लिए आत्मीय सभा का जो है वो की स्थापना की गई थी। और सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो है, या यूँ कहे कि सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। जैसा कि इसमें क्या था कि जिसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ सकें और इस बात पर चर्चा कर सकें कि जो धर्म में जो बुराइयां आ गई हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए
और उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो यही उद्देश्य था आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1814-15, कभी कभी बुक में 14 मिलता है, कभी 15, तो उसमें किया गया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम और था, द्वारिकानाथ ठाकुर, जो इसके एक सदस्य के रूप में थे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो सबसे उस समय जो समाज की जो सबसे बड़ी जो बुराई के रूप में थी, समाज में व्याप्त थी, हिंदू समाज, सती प्रथा। और इस सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो काम उन्होंने किया, तो इसको दूर करने का, सती प्रथा को खत्म करने का, समाप्त करने का काम उन्होंने किया। और सती प्रथा जो थी, एक तरह से उनके दिलो दिमाग में उस प्रथा के प्रति इतना ज़्यादा उसके प्रति उनके मन में जो घृणा आ गई थी, वो इसलिए थी, और इसलिए भी उन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया कि उनके अपने बड़े भाई, जिनका नाम जगमोहन था, और उनकी पत्नी जो थी, उनको उन्होंने सती होते हुए देखा था अपने छोटे अवस्था में, और ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ था। और इसलिए उनके अंदर जो था, उनके दिलो दिमाग में एक आक्रोश था, ये जो प्रथा थी, ये सिस्टम जो उस समय का था, उसके लिए उनके अंदर एक तरह से बहुत ज़्यादा घृणा थी कि इसको किस तरह से समाज से, इस बुराई को समाज से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। लेकिन उस समय जो था, कोई कानून नहीं था, और इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क किया। क्योंकि उस समय जो सती प्रथा थी, वो हिंदू समाज की एक परंपरा थी। क्योंकि कोई कानून नहीं था, और जो प्रथाएं होती थी, जो परंपराएं होती थी, वही चलती थी, और वही उसी को मान्यता थी समाज में। तो हमारे समाज का, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म की एक परंपरा थी सती प्रथा। तो इसे तर्क वितर्क के द्वारा उन्होंने पराजित किया। और उस समय के जो लोग इस सती प्रथा के समर्थक थे, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी भारती, तरका वर्गीस, ये लोग जो उस समय के प्रबल समर्थक माने जाते थे सती प्रथा के, तो काफ़ी तर्क वितर्क के बाद और काफ़ी संघर्ष के बाद जो है इसके लिए कानून बना, सती प्रथा उन्मूलन के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे, उनकी मदद से, उनके सामूहिक प्रयास से, और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के वजह से 4 दिसंबर 1829 को जो है सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया गया। और यह तब से जो है वो भारत में लागू है। और इस प्रकार के प्रयासों से, अथक प्रयासों के द्वारा जो है सती प्रथा एक्ट जो है पारित हुआ और कानून बना। और अब या उस वक्त कोई भी जो सती प्रथा को अवैध बताया गया, और इस तरह के काम करने वाले लोगों को जेल की सज़ा का भी प्रोविज़न किया गया। और इस तरह से उनके अथक प्रयासों के द्वारा जो है सती प्रथा, जिसमें पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को, उस महिला को जिंदा जला देने की
का जो प्रथा थी, इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। इसके बाद हम लोग जैसा कि चर्चा कर रहे थे उनकी रचनाओं, पुस्तकों के बारे में, और जिसमें हमने उनकी पहली जो पुस्तक के बारे में बताया जो था तुहफ़ात उल मुवाहिबीन, जिसमें उन्होंने एक ईश्वरवादिता का समर्थन किया, जो इस्लाम से प्रभावित होकर उन्होंने किया था, उनको से ग्रहण किया था, और उसमें मूर्ति पूजा का जिसमें विरोध किया गया है। और दूसरी उनकी जो पुस्तक वो मिजारतुल अदयान, ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी और इसमें सभी धर्मों पर चर्चा की बात की गई है। और उसके बाद आत्मीय सभा का उन्होंने गठन किया, उसकी स्थापना की, ताकि सभी लोग मिलकर, सभी धर्मों के लोग मिलकर धर्म में आई बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, इसके साथ एक समाधान निकालने के लिए। और इसके बाद उन्होंने सती प्रथा जो था उसके उन्मूलन के लिए प्रयास किया। उसके बाद उनकी बहुत सारी उन्होंने समाचार पत्र भी निकाले, जिसके कारण से उन्हें जो है जो उनको विचार है, उनके जो विचार हैं, तो उसको समाचार पत्रों के पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने निकाला। और उसमें जो प्रथम जो पत्रिका थी, जो किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित होने वाली, संपादित होने वाली और संचालित होने वाली, भारतीय भाषा में जिसका प्रकाशन किया गया, वो प्रथम जो समाचार पत्र या पत्रिका था वह है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में लिखा गया था। और इसी वजह से राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अपने क्लास के प्रारंभ में ही कहा था कि बहुत सारी उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया गया था और उन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया था। तो ये जो पुस्तक है, ये समाचार पत्र जो उन्होंने निकाली, वो पहली बार किसी भारतीय ने भारतीय भाषा में प्रकाशित की, संपादित की और संचालित की। इसलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। लोकमत को जागृत करने के लिए ये पत्रिका जो है वो निकाली गई थी कि लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, और जो प्रज्ञा ज्ञान जो था, इसका मतलब था जो कुमोदी जो है उसका, और बुद्धि को जागृत करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये जो है पत्रिका जो है वो निकाली गई थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी जो निकाली पुस्तक, पत्रिका, अखबार के रूप में यातुल अखबार, ये भी फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। और बुद्धि, इसका मतलब होता है बुद्धि दर्पण, पेपर के रूप में, पत्रिका के रूप में, अखबार के रूप में इसको भी उन्होंने निकाली थी। उसके बाद उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार, जो पंपलेट के रूप में टाइम टू टाइम उन्होंने निकाली इसको, जिसमें उत्तराधिकार के नियम संबंधी जो है नियमों का उल्लेख रहता था। और इसके बाद उन्होंने एक और जो पत्रिका निकाली, उसमें ईसा के नीति वचन और शांति और खुशहाली का मार्ग, ईसा के नीति वचन। तो इसको निकाला। और उन्होंने उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद भी किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
जो पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, उनके द्वारा जो है वो विभिन्न धर्मों में, विभिन्न भाषाओं में लिखी गई थी। इसके बाद 1817 में उन्होंने बंगाल में हिंदू कॉलेज को स्थापित किया, जिसका नाम फिर बाद में बदलकर बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया, और जो कलकत्ता में है। और ये काम उन्होंने हेविड हेयर के संयोग से मिलकर, दोनों राजा राम मोहन राय और इनके संयोग से मिलकर जो है ये प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी, जिसका शुरू में नाम हिंदू कॉलेज था, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज और बंगाल था हो गया। और उन्होंने राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, और वो पूरी तरह से अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, और वे धीरे धीरे उदारवाद की नीतियों को अपनाते हुए धीरे धीरे स्वतंत्रता पाने के पक्ष में थे, और वे चाहते थे कि टाइम टू टाइम पे कानून बनाकर जो भारत में सामाजिक जो व्यवस्था है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने के लिए जो है वो प्रयास किए जाएं। और 1825 में उन्होंने बंगाल में वेदांता कॉलेज और वेदांता सोसाइटी की स्थापना उन्होंने 1825 में बंगाल में की, और बंगाल यूटिटेरियन संस्था एक थी, उसकी भी स्थापना उन्होंने की थी बंगाल में। और 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में प्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की, और 1830 में उनको इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि उस समय जो भारत के बादशाह थे अकबर द्वितीय, तो अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड भेजा इन्हें। और उसी समय जो राजा की जो उपाधि है इनको दी गई, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। और ये जो है उस समय जो थे विलियम चतुर्थ से मिलने के लिए वहाँ गए थे इंग्लैंड, और जो उस समय जो तात्कालिक जो हमारे बादशाह थे भारत के अकबर दुर्गे, उन्होंने अपने पेंशन से संबंधित, उसको बढ़वाने से संबंधित कार्य के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा था, और उसी क्रम में उन्हें जो है वो राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और वहीं 1833 में ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है, इनकी मृत्यु हो गई, और वहीं उनका जो शव था ब्रिस्टल में इंग्लैंड में दफना दिया गया। और कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ईसाईयत को कबूल कर लिया था, लेकिन यह जो बात है सच साबित नहीं होती, इसलिए क्योंकि उनकी जो समाधि है वहाँ पे, उस समाधि पे हरिकेली नाटक जो है उसकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं, या उनसे पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। तो ये कुछ उनकी उपलब्धियां थीं। राजा राम मोहन राय
को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप के एक शिखर के समान थे, और मानवता के दूत तथा आधुनिक भारत के भी पिता थे। उन्होंने देश में व्याप्त जो उस समय प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थीं, कुरीतियां थीं, उन सब को दूर करने का काम किया, और इसलिए इस काम के लिए उन्हें भारतीय जनता के पुनर्रचनाकार की भी संज्ञा दी गई है। और उन्होंने जो जाति प्रथा थी उस पर प्रत्यक्ष प्रहार किया। उन्होंने जाति पाति के कारण भारतीय समाज जो जड़ हो गया था, और उससे लोगों की जो एकता थी, घनिष्ठता में जो बाधा थी, समाज जो बिखरा हुआ था, उसको संगठित करने का प्रयास किया, और इस तरह से उन्होंने समाज में फैली जो कुरीति थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। और एक जो उसमें सबसे जो घिनौनी या अमानवीय जो प्रथा थी, सती प्रथा, उसको समाप्त करने का प्रयास उन्होंने किया। जब उन्होंने स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह के अधिकार की मांग की, उनके उत्तराधिकार की मांग की, जो उत्तराधिकार जो पहले पुरुषों को ही थे, महिलाओं के पास नहीं थे, उसकी मांग की, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को बंद कराने का प्रयास किया, और साथ ही साथ महिलाओं स्त्रियों के शिक्षा के पक्षधर थे। और उनका यह मानना था कि जब तक महिलाएं जो हैं वो शिक्षित नहीं होंगी, तब तक समाज में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण जो है स्थान मिलना जो है वो संभव नहीं है। और धर्म के संबंध में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों में उनकी आस्था थी, और इस तरह से जो धार्मिक उनके विचार थे वे उपयोगितावादी थे। लोग उन्हें धार्मिक बेंथम के अनुयायी कहते थे। धर्मों के भिन्न भिन्न आधारभूत सत्यों को परखना नहीं चाहते थे, बल्कि उनसे सामाजिक लाभ को देखते थे। किस तरह से सभी धर्मों में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको समाज में समाहित करके एक नए समाज की रचना करना चाहते थे। सभी धर्मों की एकता पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचारों को ब्रह्म समाज के रूप में प्रकट किया था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य उस शाश्वत और अचल ईश्वर की पूजा थी जो सभी धर्मों के लोग कर सकते थे। और इस तरह से जो है उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया, और सभी धर्मों की जो अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि मुस्लिम इस्लाम से उन्होंने एक ईश्वरवादिता को ग्रहण किया, ईसाइयों से सुख शांति और नीति शास्त्र उसकी ग्रहण की, सूफियों से
जो है उन्होंने रहस्यमयी सिद्धांत को ग्रहण किया और पश्चिमी देशों से, पश्चिमी राष्ट्रों से उन्होंने उदारवादी और बुद्धिवादिता को ग्रहण किया। और इस तरह से समाज में व्याप्त समय की जो बुराइयां थी, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा सिस्टम, इन सब को समाप्त किया। विधवा विवाह को फिर से करने के पक्षधर थे। महिलाओं की शिक्षा पर विश्वास किया और सभी धर्मों की एकता के प्रबल समर्थक थे। और उनके विचारों से अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जो झलक है वो भी हमें दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों के सदस्य जो हैं, सभी देशों के सदस्य मिलकर जो है अगर किसी समस्या का समाधान निकालना चाहें तो वो उसको निकाल सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने जो राष्ट्र संघ की धारणा थी, एक तरह से जो आया उस समय राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो उसका कंसेप्ट उन्होंने उस समय ही अपने ज्ञान के माध्यम से उसको प्रकट करने का प्रयास जो है वो किया था। तो इस तरह हम देखें तो भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक भारत के निर्माण में, आधुनिक समाज के निर्माण में पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में, आधुनिक भारत के प्रथम पुरुष के रूप में हम उन्हें जानते हैं। और उनका भारतीय समाज में उनका जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको हम भुला नहीं सकते। तो ये था संक्षेप में राजा राम मोहन राय के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।